नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या बंगाल में इस बार कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? एक तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि वो 200 सीटें जीतकर इतिहास रचेंगी, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि दीदी इस बार बुरी तरह डर गई हैं। लेकिन असली धमाका तो सट्टा बाजार ने कर दिया है, जिसके आंकड़े एग्जिट पोल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या पश्चिम एशिया की जंग आपके घर की थाली और खेती पर भारी पड़ने वाली है? खबर यह भी है, क्यों खाद का उत्पादन अचानक गिर गया और यूरिया के लिए लंबी कतारें लगने लगी। बुलेटिन में इन तमाम बड़ी खबरों की परतें खोलते हैं। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ममता का दावा, हम जीतेंगे 200 सीटें, सुरक्षा बलों पर बरसी दी कोर्ट जाने की चेतावनी। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा 30,000 वोटों से जीतूंगा। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर दोबारा मतदान का बड़ा खतरा, मिली 77 शिकायतें। फलौदी सट्टा बाजार का दावा, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार। खेती पर युद्ध की मार, 12 लाख टन घटा खाद का उत्पादन, बड़ी चिंता। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के जीत और कोर्ट जाने के दावे से। ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए बीजेपी और सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए। वोट डालने के बाद ममता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। ममता ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल और चुनाव ऑब्जर्वर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक रात भर टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया गया है। ममता ने हुगली, नदिया और साउथ 24 परगना में भी सुरक्षा बलों पर ज्यादती का आरोप चढ़ा। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है और वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस कड़वाहट और दावों के बीच अब सबकी नजरें चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं। दरअसल भवानीपुर सीट पर ममता और शुभेंदु का मुकाबला है और इस बार ममता ने अपनी पुरानी परंपरा तोड़ी और सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। वो भवानीपुर की सड़कों पर उतरकर एक बूथ से दूसरे बूथ का जायजा लेती रही। भवानीपुर की चुनावी जंग में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने एक दूसरे पर धांधली और डर फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। शुभेंदु का दावा है कि ममता को पता है कि उनके एक भी वोट नहीं मिलने वाला है उन्होंने कहा कि वो ये चुनाव कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए ममता पर डराने धमकाने का आरोप भी जड़ा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय बलों के जरिए चुनाव कब्जाने का बड़ा आरोप लगाया। ममता का कहना है कि बीजेपी बंगाल के शांतिपूर्ण चुनावों में गुंडा राज लाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग के बीच कई बूथों पर दोबारा मतदान होने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार उत्साह के बीच धांधली की कुछ शिकायतें भी मिली हैं। चुनाव आयोग को करीब 77 पोलिंग बूथों से गड़बड़ी की खबरें मिली थी। चुनाव अधिकारी अब इन शिकायतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद कई खास इलाकों में दोबारा वोटिंग के संकेत मिले हैं। फाल्टा, मगराहाट और डायमंड हार्बर के कई बूथों पर फिर मतदान हो सकता है। बजबज इलाके के भी कुछ बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएगा। फिलहाल पूरी नजर उन संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अगर धांधली साबित हुई तो वोटर्स को फिर से बूथ पर बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ करीब 93% ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। हालांकि छिटपुट हिंसा और तनाव की खबरें भी सामने आई। चुनाव अधिकारी के मुताबिक बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरे चरण के चुनाव में दक्षिण बंगाल के 7 जिलों की 142 सीटों पर वोट डाले गए। यहाँ ग्रामीण इलाकों के वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सबसे ज्यादा वोटिंग पूर्व बर्धमान जिले में हुई, जहाँ करीब 93% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद हुगली, नदिया और उत्तर दक्षिण 24 परगना का नंबर आता है। इन सभी जिलों में भी वोटिंग का आंकड़ा 91% के पार निकल गया। अब देखना होगा कि मतदान का ये रिकॉर्ड किसके हक में फैसला सुनाता है। एग्जिट पोल्स के उलट फलौदी सट्टा बाजार बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी दिखा रहा है। सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों ने एग्जिट पोल के आंकड़ों की पूरी तरह पलट दिया है उनको। फलौदी के जानकारों की माने तो बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चल सकता है। यहाँ टीएमसी को 158 से 161 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी को यहाँ 127 से 130 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए इस बाजार से कोई अच्छी खबर नहीं है। हालांकि सट्टा बाजार के अनुमान अनौपचारिक हैं और साइंटिफिक सैंपल के बजाय
सट्टेबाजी के रुझानों पर आधारित होते हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान सकते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज़्यादा अच्छा काम करे उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। सट्टा बाजार में तमिलनाडु, असम में पुरानी सरकार, केरल में बदलाव। बंगाल एग्जिट पोल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर। केरल एग्जिट पोल में यूडीएफ को बढ़त, एलडीएफ पीछे। और असम एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी, कांग्रेस पीछे। सट्टा बाजार के मुताबिक तमिलनाडु और असम में पुरानी सरकारें, जबकि केरल में बदलाव के संकेत हैं। सट्टा बाजार मानना है कि डीएमके को 144 सीटें मिल सकती हैं, यानी तमिलनाडु में बरसों पुरानी सत्ता बदलने की परंपरा इस बार टूट सकती है। उधर केरल में कहानी बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहाँ सट्टा बाजार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की विदाई और यूडीएफ की वापसी दिखा रहा है। केरल में यूडीएफ को 77 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का दबदबा बरकरार है। सट्टा बाजार के मुताबिक असम में एनडीए करीब 99 सीटें जीतकर सबको चौंका सकता है। पुडुचेरी की बात करें तो वहां भी मुख्यमंत्री रंगास्वामी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल ने इस बार तस्वीर को पूरी तरह उलझा दिया है। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े अलग अलग कहानी बता रहे हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया है। पी मार्क के मुताबिक बीजेपी 150 से 175 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त बना सकती है, जबकि टीएमसी 118 से 138 सीटों पर रह सकती है। वहीं मैट्राइज पोल्स भी बीजेपी को 146 से 161 सीटों के साथ आगे दिखा रहा है, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलती नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल में। लेकिन पीपुल्स पल्स का सर्वे पूरी तरह उलट तस्वीर पेश करता है, जहां टीएमसी की 177 से 187 सीटों के साथ साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और बीजेपी 95 से 100 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि टीएमसी के सभी नेता एग्जिट पोल्स का गलत होने का इतिहास याद दिला रहे हैं। कोई 2024 का लोकसभा चुनाव तो कोई 2021 का विधानसभा चुनाव याद दिलाकर एग्जिट पोल्स को गलत बता रहे हैं। तमिलनाडु में एग्जिट पोल के आंकड़े ज्यादातर एक ही दिशा दिखा रहे हैं। डीएमके गठबंधन की सत्ता में वापसी लगभग तय दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में डीएमके को साफ बढ़त मिलती दिखाई रही है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक डीएमके को 125 से 145 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके 65 से 80 सीटों पर सिमट सकता है। वहीं मैट्राइज के एग्जिट पोल में डीएमके कांग्रेस प्लस को 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए 87 से 100 सीटों तक रह सकता है। पीमार का आंकड़ा भी लगभग यही कहानी कहता है। इस बीच टीवीके 10 से 25 सीटों के साथ एक नई ताकत बनकर उभरती नजर आ रही है, जो चुनावी गणित को दिलचस्प बना सकती है। केरल के एग्जिट पोल में इस बार सत्ता बदलने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े लगभग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। यूडीएफ बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि एलडीएफ पीछे जाती नजर आ रही है। पीपुल्स पल्स के मुताबिक यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ 55 से 65 सीटों पर सिमट सकता है। मैट्राइज के आंकड़े भी यही कहानी दोहराते हैं, जहां यूडीएफ 75 से 85 और एलडीएफ 60 से 65 सीटों के बीच दिख रहा है। एक्सिस इंडिया की पोल में भी यूडीएफ को 78 से 90 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एलडीएफ 49 से 62 सीटों तक सिमट सकता है। वहीं एनडीए का प्रदर्शन बेहद कमजोर दिख रहा है और वो 0 से 5 सीटों के बीच ही रह सकता है। कुल मिलाकर अगर एग्जिट पोल की माने तो केरल में इस बार जनता का मूड बदलाव की ओर जाता दिखाई दे रहा है। असम के एग्जिट पोल में असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारे हो रहे हैं। एक्सिस इंडिया के मुताबिक एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं। 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 64 से काफी ज्यादा है, जबकि कांग्रेस 24 से 36 सीटों तक सिमट सकती है। पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल भी एनडीए को 68 से 72 सीटों के साथ आगे दिखा रहा है और कांग्रेस गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एआईयूडीएफ 3 से 5 सीटों पर रह सकता है। मैट्राइज पोल्स में भी बीजेपी प्लस को 85 से 95 और कांग्रेस को 25 से 32 सीटों तक सीमित दिखाया गया है। कुल मिलाकर असम में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है और सत्ता में वापसी दिख रही है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए।
डोभाल और जयशंकर के बाद अब मोदी का यूएई दौरा। खाद्य उत्पादन में 24% की भारी गिरावट, मची अफरा तफरी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। और क्या जंग में जीत रहा है अमेरिका? अमेरिकी संसद में तीखी बहस। पीएम मोदी यूरोप जाने से पहले यूएई में रुककर अहम रणनीतिक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मई के मध्य में अपनी 4 देशों की यूरोप यात्रा के दौरान यूएई में कुछ समय के लिए रुकेंगे। इस दौरान मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात कर सकते हैं। यूएई फिलहाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि इस खबर पर कहा जा रहा है कि यूएई में आखिर चल क्या रहा है। पहले डोभाल, फिर जयशंकर और अब मोदी। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से भारत में खाद्य का उत्पादन काफी कम हो गया है। जंग का असर अब हमारे किसानों की खेती पर पड़ने लगा है। लड़ाई की वजह से एलएनजी गैस की सप्लाई में बड़ी रुकावट आई है। इस गैस की कमी से देश में खाद्य का उत्पादन काफी गिर गया है। गैस की कमी से भारत का खाद्य का कुल उत्पादन 76 लाख टन से घटकर 59 लाख टन रह गया है। सबसे ज्यादा मार यूरिया पर पड़ी है, जिसका उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 24% तक गिर गया है। खरीफ सीजन की बुआई से पहले ही किसान दुकानों के बाहर कतारों में लगने को मजबूर हैं। अप्रैल के पहले पखवाड़े में यूरिया की बिक्री 7.7 लाख टन से उछलकर 8.5 लाख टन तक पहुंच गई। सरकार हालांकि भरोसा दे रही है कि उनके पास करीब 190 लाख टन खाद्य का सुरक्षित स्टॉक जमा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड के दाम $119 के पार निकल गए हैं। पिछले साल 4 साल में ये तेल की कीमतों का सबसे ऊंचा स्तर है। इस उछाल की बड़ी वजह राष्ट्रपति ट्रंप का एक नया बयान माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी पाबंदी और कड़ी की जाएगी। इस खबर के आते ही बाजार में हड़कंप मच गया और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसने ईरान युद्ध के शुरुआती हफ्तों में बने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग और भारी खर्च को लेकर ट्रंप के रक्षा मंत्री की संसद में तीखी घेराबंदी हुई। बुधवार को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पहली बार संसद में सवालों के घेरे में आए। विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों ने बिना मंजूरी के शुरू हुई इस जंग पर तीखे सवाल पूछे। इस दौरान $1.5 ट्रिलियन के भारी भरकम रक्षा बजट पर भी लंबी बहस हुई। हेगसेथ का कहना है कि दुश्मनों से निपटने के लिए और ज्यादा घातक हथियार की जरूरत है, लेकिन विपक्ष ने स्कूल पर बमबारी और बच्चों की मौत का मुद्दा उठाकर उन्हें घेर लिया। इस जंग में अब तक करीब $25 अरब यानी अरबों रुपए पानी की तरह बह चुके हैं। ईरान ने भी तेल की सप्लाई वाला रास्ता बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। अमेरिकी संसद में रक्षा मंत्री और विपक्षी सांसद के बीच ईरान जंग के खर्च पर जोरदार बहस हुई। सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सांसद सेथ मॉल्टन आपस में भिड़ गए। इराक जंग के अनुभवी सांसद मॉल्टन ने सीधे पूछा, क्या यह युद्ध एक अच्छा विचार था? रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना बेहद जरूरी था। इस पर सांसद ने सवाल दागा, क्या तेल का रास्ता बंद होना हमारी जीत है? हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान इस जंग से आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन सांसद ने आंकड़ों के साथ बताया कि ईरान अब भी करोड़ों का वो कमा रहा है। उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या आम जनता की जेब पर बोझ डालना हमारी जीत है? सांसद ने रक्षा मंत्री के एक पुराने विवादित बयान को लेकर उन्हें युद्ध अपराध तक की याद दिला दी। इस तीखी बहस ने दिखा दिया कि ट्रंप प्रशासन के लिए इस जंग का जवाब देना आसान नहीं है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.